कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 10 मई का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 10 मई के फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के जितने भी प्रश्न आए थे सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो जो आपका आज का पहला प्रश्न आया था कि आईसीसी ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023 का मेज़बानी किस देश करेगा। तो जो आपका ऑप्शन में था इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया हो जाएगा। 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप यूएस और टेस्ट इंडीज, जो कि आपका आईसीसी 2024 पुरुष टी20 विश्व कप जो कि आपका यूएस और वेस्ट इंडीज में होने वाला है। वहीं बात कर ले 2025 आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी आपका पाकिस्तान में होने वाला है। वहीं बात कर ले 2016 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के तो आपका भारत और श्रीलंका में होने वाला है। वहीं बात कर ले तो 2027 आईसीसी पुरुष 50 ओवर वर्ल्ड कप तो आपका जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है। वहीं बात कर ले 2028 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की तो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। वहीं बात कर ले 2029 आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी की तो आपका भारत में होने वाला है। वहीं बात कर ले आपका 2030 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की तो जो आपका इंग्लैंड में होने वाला है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होने वाला है। वहीं बात कर ले 2031 आईसीसी पुरुष 50 ओवर वर्ल्ड कप की तो आपका भारत और बांग्लादेश में होने वाला है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला था कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपका जो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध दिल्ली के भारी सखा के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तथा तुर्क शासक मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी का मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तो तराइन का क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में और थानेश्वर कुरुक्षेत्र में बीच स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि उस्ताद अजमत अली खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो आपका जो ऑप्शन में था सितार, बीना, तबला, सरोद। तो आपका सरोद राइट आंसर हो जाएगा। अजमत अली खां एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। वे उन्हें स्पष्ट और तेज इकहरा तान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात पूछा था कि कितना है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 943 महिला प्रति 100 पुरुष आपका हो जाएगा। वहीं बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार यह कि भारत की जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 100 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो आपका जो केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों को आर्थिक रूप के सहयोग प्रदान हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई है। अगला देख लेते हैं कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि भारतनाट्यम उड़ीसी का संबंध किस नृत्यक से है। तो ये आया था आपका तो सोनल मानसिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वहीं बात कर लें। सोनल मानसिंह एक प्रमुख शास्त्रीय नर्तक है जो कि भारतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। 1992 में वो पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता थी। 2003 में सोनल विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला आया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में दशकीय जनगणना वृद्धि दर सबसे अधिक थी। यहाँ देख लीजिएगा दशकीय जनगणना वृद्धि दर पूछा था। तो आपका जो इसका ऑप्शन में दिया हुआ था मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो आपका मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। चलिए आगे अगला देख लेते हैं। पुंग चोलम किस राज्य का नृत्य है। तो आपका जो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंग चोलम मणिपुर का एक लोक नृत्य है। पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ है ड्रामों की गर्जना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि
यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आपका डॉक्टर मनोज सोनी जो कि आपका पीएससी के अध्यक्ष है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रोपण खेती कहाँ होती है? तो आपका जो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में आपका जो रोपण कृषि होती है, तो रोपण कृषि मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? तो जो अभी वर्तमान में मुंबई शहर में आपका प्रार्थना समाज का जो कि स्थापना किया गया था। इससे पहले प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा था आपका पिछले शिफ्टों में। तो आपका जो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल एक भगवान के विश्वास कराए और केवल एक ही भगवान पूजा करना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों पर अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका जो ऑप्शन में था 28 से 35, 32 से 35, 28 से 32, 28 से 30। तो आपका 32 से 35 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला था कि यह किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो आपका जो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता है। उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता है। उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपका जो इसका राइट आंसर 2025 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इसे संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपका 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि 20 स्तर पर तो आपका 2030 आपका लक्ष्य रखा गया है। अगला है कि राज्य पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो जून के मध्य महीने में, यानी आपका जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उड़ीसा में मनाया जाता है। ये जून के मध्य में पड़ता है। पहले दिन को पहली राजा कहा जाता है। दूसरे दिन मिथुन संक्रांति है। तीसरे दिन बुदाहा या बासी राजा है। राष्ट्र भर में मनाए जा रहे विभिन्न त्यौहार को देख लेते हैं। तो मकर संक्रांति, जो कि मकर संक्रांति का पर्व जो कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो रात की तुलना में दिन लंबे होने लगते हैं। पोंगल की बात कर ले तो पोंगल जो कि दक्षिण भारत में और विशेष रूप से तमिलनाडु में यह पोंगल त्यौहार है जो फसल के 4 दिनों में मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न की उज्ज्वल योजना कब शुरू हुआ था? तो आपका 1 मई 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो आपका जो ऑप्शन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि द लाइफ एंड द साउल एट द पार्टी पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? पुस्तक किसने लिखी है? तो माइक गेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची से संबंधित है? तो जो आपका कृषि हो जाएगा। बैंक, रेलवे, वन, कृषि आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में जो राज्य सरकार कार्य करती है वही सम्मिलित होते हैं। अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वाट एवं नाप, पुस्तकालय आदि। भारत के संविधान 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य सूची और समर्थित सूची का वर्णन है। अनुच्छेद 246 तहत 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों शामिल किए गए, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला है कि हीराकुंड पावर प्लांट किस नदी पे है? तो आपका महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध परियोजना बांध नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देश्य परियोजना है। ये उड़ीसा में महानदी के पार बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि ब्रिटिश संसद द्वारा 1958 में क्या आया था? तो आपका जो भारत सरकार अधिनियम जो कि आपका आया था, तो 1858 ब्रिटिश सरकार संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के स्थानांतरित कर दिया था। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसे सीधे ब्रिटिश सरकार को पारित कर दिया गया था। तो आपके ये रहे जो आज के 10 मई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे सभी प्रश्न जो कि हमने डिस्कस किया। 1-2 प्रश्न नहीं मिल पाते हैं तो
उससे हम PDF में आपका ऑल शिफ्ट में शामिल करके जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपका भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।